बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हमने मैथ्स का फ़र्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और प्रीवियसली हमने हमारे 3 लेक्चर्स हो चुके हैं। जियोग्राफी का मैंने एक ही लेक्चर देना था, लेकिन मैंने सोचा कि चलें 2-3 दिन हैं तो आप लोग कवर कर लेंगे। तो इस वजह से जो है 2 वर्ल्ड जियोग्राफी के लेक्चर्स हमारे हो गए हैं और एक इस्लामिक स्टडीज़ का। तो आज इंशाल्लाह ताला हमारे 3 लेक्चर्स होने हैं, एक मैथमेटिक्स का और दूसरा जो है वो हमारा हो जाएगा इस्लामिक का और तीसरा वर्ल्ड जियोग्राफी का। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स का। मैथ्स में हमने पढ़ना है जी आज रेशो प्रोपोर्शंस के बारे में, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनडायरेक्ट या इन्वर्स प्रोपोर्शन के बारे में, कुछ कन्वर्जन्स देख लेंगे और इसके अलावा जो है कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दे दूँगी और यूनिटरी मेथड देखेंगे। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें कुछ टर्म्स का पता होना चाहिए। यहाँ पे मैंने कुछ डेफिनेशंस भी राइट की हैं, ये भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी एमसीक्यूज़ पेपर में सम टाइम ऐसा होता है कि डेफिनेशन को एज़ इट इज़ दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि ये किस चीज़ की डेफिनेशन है। तो जब तक आपको डेफिनेशन याद नहीं होगी, आप बता नहीं सकेंगे कि ये असल में किस चीज़ की डेफिनेशन है। तो जी हमारे पास फर्स्ट है रेशो की डेफिनेशन। रेशो क्या है? न्यूमेरिकल रिलेशन बिटवीन टू और मोर क्वांटिटीज़ हैविंग सेम यूनिट्स। अब सेम यूनिट्स वाला पॉइंट अच्छे से याद रखना है कि जब दो या दो से ज़्यादा मिकदारें हों आपके पास, कोई भी दो क्वांटिटीज़ हों, उनका यूनिट सेम है, तो फिर उनके दरमियान जो रिलेशन होगा न्यूमेरिकल रिलेशन, उसको हम कहेंगे रेशो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मैं आपको कहती हूँ कि कीमत बताती हूँ किसी एक चीज़ की और दूसरी चीज़ की भी कीमत बताती हूँ, तो कीमत दोनों की, दो चीज़ों की मैं आपको प्राइस बता रही हूँ, तो प्राइस का यूनिट क्या होगा? रुपीज़ होगा। अब दोनों का वो यूनिट जो है रुपीज़ है, तो वो उनका रिलेशन मीन कि उनको आप कंपेयर करेंगे आपस में। तो उन्हें जब कंपेयर करने के लिए जो आप न्यूमेरिकल वैल्यूज़ लिखेंगे, लेट्स सपोज़ कि एक चीज़ की कीमत मैं आपको कहती हूँ कि 10 रुपये है और दूसरी चीज़ की है 20 रुपये, तो उन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे जो है सेंटर में 2 डॉट्स लगाएंगे, तो ये जो डॉट्स हैं ये रेशो का साइन होता है और इसको हम रेशो कहते हैं। न्यूमेरिकल जो इनका रिलेशन है दो क्वांटिटीज़ का जिनका यूनिट सेम होता है। यूनिट दोनों का सेम था, रुपीज़ की मैं बात कर रही थी। जी आगे देखें तो हमारे पास रेशो को इस तरह से कुछ राइट किया जाता है, ए रेशो बी या बी रेशो सी हम लिख सकते हैं, या ए रेशो बी रेशो सी। ठीक है, मीन के दो क्वांटिटीज़ के दरमियान भी रेशो हो सकती है या फिर तीन के दरमियान भी हो सकती है। अब जो पहली क्वांटिटी होती है उसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं और दूसरी क्वांटिटी को कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। ठीक है, पहली क्वांटिटी को हम एंटीसीडेंट कहते हैं और दूसरी क्वांटिटी को कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है हाउ टू रिड्यूस रेशो और रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ रेशो। रेशो को हम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? मीन के एक रेशो आपके पास गिवन है और आपने उसको सिंपल फॉर्म में चेंज करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी अक्सर पेपर्स में पूछ लिए जाते हैं। तो किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे? हमारे पास जो है वो दो मेथड्स हैं। एक तो ये है कि आपको जो रेशो दी हुई है उसे डिवाइड कर दें HCF से। HCF किसको कहते हैं? आधे आज़म को। ठीक है, जो भी दो हमारे पास क्वांटिटीज़ दी हुई हैं उनका आधे आज़म निकालें और आधे आज़म से डिवाइड कर दें, तो वो हमारे पास इस तरह से भी वो रेशो जो है वो सिंपल रेशो में चेंज हो सकती है। अच्छा, आधे आज़म क्या होता है? आधे आज़म स्टूडेंट्स होता है मीन के कोई भी पहाड़ा जो दोनों पे जा रहा है, जैसे 25 और 30 है, यहाँ पे 25 लड़कियां हैं और 30 लड़के हैं। लेट्स सपोज कि किसी क्लास में जो है वो 25 लड़कियां पढ़ती हैं और 30 लड़के पढ़ते हैं, तो हमें कहें कि सिंपल रेशो इसकी बताएं या इसको रिड्यूस कर दें, इस रेशो को, या इसको सिंप्लीफाई कर दें। तो आप क्या करेंगे? 5 के पहाड़े से इनको काट देंगे या 5 से तकसीम कर देंगे। ठीक है, अब 5 यहाँ पे क्या है? 5 इन दोनों का HCF है। HCF मीन आधे आज़म है जो कि पहाड़ा दोनों पे जा रहा है, उसको हम आधे आज़म कहते हैं। तो 25 तकसीम 5 करेंगे और 30 तकसीम 5 करेंगे, 5 5 25 हो जाएगा और 5 6 आर 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 रेशो 6 या फिर 5 रेशो 6 जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। गर्ल्स और बॉयज़ की रेशो निकल आएगी यहाँ पे। नेक्स्ट ये हमारे पास आ जाता है कि इफ़ इन फ्रैक्शन, ये तो हमारे पास सिंपल रेशो थी ना, 25 और 30 वाली, एक जो है होल नंबर था हमारे पास। अब अगर हमारे पास जो रेशो गिवन है वो फ्रैक्शन में है, मीन के बटे में आ गई है, फिर हम क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई का साइन मैंने लिखा है, मल्टीप्लाई विद LCM। अब यहाँ पे LCM के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर क्या था कि अगर होल नंबर में है रेशो, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम HCF से यानी कि आधे आज़म से तकसीम करेंगे। ठीक है, आधे आज़म से हमने डिवाइड किया था जब हमारे पास होल नंबर में थी रेशो, तो आधे आज़म से यानी HCF से हमने डिवाइड किया था। लेकिन अगर हमारे पास रेशो जो है वो फ्रैक्शन में आ जाती है, मीन बटे में आ जाती है, तो फिर हम LCM से पहले उससे मल्टीप्लाई करेंगे
जैसे हमारे पास ये रेशो है 1/2 या 1/2 रेशो 2/3। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों का, नीचे वाली जो दोनों वैल्यूज़ हैं 2 और 3, इन दोनों का आपने क्या लेना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम हम सिंपली कैसे ले सकते हैं, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, 6 इन दोनों का एलसीएम आ गया, मीन के जू अज़ा फ़ेकल आ गया। और जू अज़ा फ़ेकल जो हमारे पास आ गया उसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे मैंने लिखा था, तो मल्टीप्लाई करेंगे दोनों क्वांटिटी से, 1/2 मल्टीप्लाई 6, रेशो का साइन उसी तरह आएगा, 2/3 या 2/3 मल्टीप्लाई 6। अब क्या होगा, 2 1 2, 2 3 6 हो जाएगा, एंड 3 1 3, 3 2 6 हो जाएगा। और 2 को 2 से फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, हमारे पास रेशो आ जाएगी 3/4। ये सिंपल रेशो आ गई है एक फ्रैक्शन वाली, मीन फ्रैक्शन वाली दो क्वांटिटीज़ की। नेक्स्ट इसी तरह का एक और क्वेश्चन भी है कि अगर हमारे पास जो है 10/10 एंड 20/10 हो, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर उसमें भी हम सिंपल करेंगे इसी तरह कि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 क्या था इन दोनों का, आपके पास होता है जी एलसीएम, 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपके पास सिंपल रेशो आ जाएगी। और अगर फिर ज़रूरत पड़ती है तो हम तकसीम करते हैं एचसीएफ से, अगर नहीं पड़ती तो फिर नहीं करते तकसीम एचसीएफ से, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, इक्विवेलेंट रेशो क्या होती है। इक्विवेलेंट रेशो जो होती है स्टूडेंट्स, वो एक ऐसी रेशो होती है जिसमें हमारे पास, जस्ट अ मिनट, अ रेशो इज़ अनदर फॉर्म ऑफ कॉमन फ्रैक्शन। एक कॉमन फ्रैक्शन की ही एक शक्ल होती है रेशो। सो इट डजेंट चेंज बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बाय सेम नंबर। इक्विवेलेंट रेशोज़ मीन कि हमारे पास कोई रेशो है, अगर हम उसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो है वो सेम रेशो आएगी आगे भी आंसर में, मीन कि उनकी जो निस्बत होगी दो क्वांटिटीज़ की वो सेम आएगी। दो क्वांटिटीज़ हम ले लें एक्स एंड वाई, तो अगर हम इन दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास अगेन जो रेशो आएगी वो सेम होगी, या सेम नंबर से डिवाइड कर दें तो अगेन जो न्यू रेशो आएगी वो पहले वाली रेशो की ही मीन के तनासुब में आएगी, उसी तरह उसी निस्बत में आएगी जैसे पहले थी। इसको समझने के लिए थोड़ा आगे देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं 1 एंड 2, उन दोनों के दरमियान रेशो है, उनका रिलेशन हमने रेशो से शो किया 1/2। तो अगर हम 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो न्यू क्वांटिटी, न्यू जो हमारे पास रेशो आ जाती है 2 4 आ जाती है। अगर उसी रेशो को 1 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो न्यू रेशो हमारे पास 3 6 आ जाती है। अगर उसी रेशो को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यू रेशो 4 8 आ जाती है। अब ये 2 4 3 6 एंड 4 8 जो हैं, इन सब को हम कहेंगे कि ये आपस में इक्विवेलेंट रेशोज़ हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट रेशो के बारे में हम पढ़ रहे थे कि इक्विवेलेंट रेशोज़ ऐसी रेशोज़ हैं जिनको अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो हमारे पास जो है उनकी रेशो सेम रहती है। तो ये आपके पास आंसर कुछ इस तरह से आएगा, 1/2 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 4/6। क्योंकि हम इसको सिंप्लीफाई अगर करें ना तो हमारे पास आंसर फिर भी यही आ जाएगा 1/2। 2/4 को सिंप्लीफाई करें आप तो क्या हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, तो 1/2 अगेन आंसर आ गया। अब इसको 3 के टेबल से काट दें आप, 1/2 आएगा, इसको 4 के टेबल से काट दें तो सिंप्लीफाई करने पे आंसर हमारे पास सेम आ रहा है। इट्स मीन कि ये सारी जो रेशोज़ थी ये आपस में इक्विवेलेंट हैं। रेशो हैज़ नो यूनिट्स, किसी भी रेशो के यूनिट्स नहीं होते, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ लिया कि सेम यूनिट होते हैं। तो जब हम रेशो को इस तरह करके ऊपर नीचे बटे की शक्ल में लिखते हैं तो ऊपर वाले यूनिट नीचे वाले यूनिट से कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो इस वजह से आंसर में जो है वो कोई यूनिट नहीं आते। नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है कॉन्टिन्यूड रेशो। कॉन्टिन्यूड रेशो क्या होती है, इफ़ अ रेशो ए बी एंड बी सी आर गिवन वी कैन फाइंड ए बी सी। अगर हमें ए बी रेशो दी हुई है और बी सी रेशो दी हुई है तो हम ए बी सी रेशो फाइंड कर सकते हैं। इसको, ये जो ए बी सी रेशो है इसको हम कॉन्टिन्यूड रेशो कहते हैं। पीछे एक पॉइंट स्किप हो गया, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इक्विवेलेंट रेशोज़ जो होती हैं वो कॉमन फ्रैक्शन की तरह होती हैं। फ्रैक्शन मीन कि जो बटे में हम कसर को लिखते हैं, किसी भी कसर को जब हम इस तरह बटे में लिखते हैं दो क्वांटिटीज़ को तो इसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। और रेशो भी सेम इसी तरह होती है, मीन रेशो को हम बटे की शक्ल में लिख सकते हैं। अब बटे में लिखते हैं ना तो इसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शन में जो ऊपर वाली रकम होती है उसको हम कहते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे वाली रकम होती है उसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। और लेकिन जब हम उसमें लिखेंगे, रेशो में लिखेंगे, तो रेशो में जो पहली रकम होती है, मैंने आपको ऊपर भी बताया, जो पहली क्वांटिटी होती है उसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं, और जो दूसरी क्वांटिटी होती है उसको हम कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। तो बात सेम वही है कि अगर फ्रैक्शन में लिखें या रेशो में लिखें तो वो बात उनकी सेम होती है, मीन कि हमारे पास जो है ये दोनों क्वांटिटीज़ एक जैसी हैं, सिमिलर क्वांटिटीज़ हैं, सेम है। अच्छा नेक्स्ट जी, कॉन्टिन्यूड रेशो
का मैंने आपको बता दिया कि अगर हमारे पास दो रेशोज़ हैं AB एंड BC, अगर हम उनको ABC की शक्ल में लिखते हैं तो इसे हम कॉन्टीन्यूड रेशो कहते हैं। किस तरह ABC की शक्ल में लिखेंगे, पहले हम ऊपर लिखेंगे A/B और फिर B के नीचे दोबारा B लिखेंगे, क्योंकि दोनों में, इसमें भी B था और इसमें भी B, दोनों जो ऊपर हमारे पास रेशोज़ दी हुई हैं, दो क्वांटिटीज़ के दरमियान जो दो रेशोज़ दी हुई हैं, इन दोनों में B भी था, तो B को हम ऊपर नीचे लिख लेंगे और फिर C को और A को दोनों को साइड्स पे लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करने का मेथड ये है कि हम यहाँ से A को B से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर B को दोबारा B से मल्टीप्लाई करेंगे और B को फिर C से मल्टीप्लाई करेंगे। तो A को और B को मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे। B और B को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको इधर नीचे लिखेंगे और फिर B और C को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको इधर लिखेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा A/B/C, और ये जो A/B/C है इसको हम कॉन्टीन्यूड रेशो कहते हैं। और इसके अंदर जो हमारे पास ये B जो कि दोनों में था, ऊपर वाली में और नीचे वाली दोनों रेशोज़ में था, तो इसको हम कहते हैं कॉमन नंबर या कॉमन प्रोपोर्शनल। ऐसा नंबर या ऐसी वैल्यू जो कि दोनों रेशोज़ में होती है उसको हम कहते हैं कॉमन नंबर या कॉमन प्रोपोर्शनल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि इफ़ अ करिस्पेंडिंग एलिमेंट आर नॉट इक्वल वी कैन मेक देम इक्वल। अगर हमारे पास दो नंबर जो हैं वो इक्वल नहीं है, जैसे कि AB और CD था, फिर भी हम सेम उसी रिलेशन से आंसर निकालेंगे। A को C से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर C को B से और फिर B को D से मल्टीप्लाई करेंगे। A और C को मल्टीप्लाई करके पहले लिख लेंगे AC, फिर रेशो का साइन लगाएंगे, फिर हम C और B को मल्टीप्लाई करेंगे तो BC, फिर रेशो का साइन लगाएंगे, फिर B और D को मल्टीप्लाई करेंगे तो BD। इस तरह भी हम आंसर निकाल सकते हैं। इस टाइप का एक क्वेश्चन करते हैं, वहाँ से आप लोगों को अच्छे से समझ आएगी। यहाँ पे जी हमारे पास क्वेश्चन है, रिड्यूस करना है हमने रेशोज़ को। पहले रिड्यूस रेशो वाला टॉपिक हमने पढ़ा था ना, तो वहाँ से मैंने क्वेश्चन लिया है। किस तरह रिड्यूस करेंगे, हमारे पास 25:50 ये एक रेशो दी हुई है, 25:50 हम लिखेंगे। फिर 25 के पहाड़े से आप इसे काट दें, 25 एक बार 25 हो जाएगा और 25 दो बार 50 हो जाएगा, तो 1:2 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 1/1/99 इज़ टू 2/33। तो 1/99 रेशो का साइन लगाएंगे, 2/33। अब 99 जो है वो इन दोनों का क्या है, 99 जो है वो एलसीएम है। एलसीएम से आप मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 99 और 99 कैंसिल आउट होकर 1 आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे 33 पे 99, 33 वाला टेबल 99 पे 3 टाइम्स जाएगा, 3 3 ज़ार 9 एंड 3 3 ज़ार 9 होगा, तो 3 टाइम्स जाएगा, तो आपके पास 3 2 ज़ार 6, तो 1:6 जो है इसका आंसर आ जाएगा। ये 2 क्वेश्चन हो गए। थर्ड मैंने प्रैक्टिस का क्वेश्चन यहाँ पे राइट किया। अगर तो आपके पास पॉइंट में आ जाता है कोई क्वेश्चन 0.02, ये इशारिया वाला सवाल जो आपको नज़र आ रहा है 0.02 रेशो 0.4, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे। पॉइंट ख़त्म करने का क्या तरीका होता है स्टूडेंट्स, कि हमारे पास जो पॉइंट ऊपर लिखा हुआ है ना, जैसे हमारे पास था 0.0 और 2, तो यहाँ पे पॉइंट था, तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे बटा लगा के पॉइंट की जगह पे हम 1 लगाते हैं। आगे जितने हिंसे हैं उतनी 0 लगाएंगे। एक ये हिंसा है और एक ये 2 है ना, तो 2 0 लगा देंगे। अब जैसे ही नीचे 100 लिखेंगे ना, तो ऊपर वाला ये जो है वो ख़त्म हो जाएगा, पॉइंट भी और ज़ीरोज़ भी, तो 2/100 आ जाएगा, 2/100 हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे आंसर। तो यहाँ पे आई थिंक कैलकुलेशन में मुझसे मिस्टेक हुई है, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे 2/100 करना है, रेशो 4/10 कर देना है। फिर क्या होगा कि फिर आपने 4/10 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ख़त्म किया है ना, तो पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है, 4 है, तो 4 की जगह पे सिर्फ एक 0 आएगा यहाँ पे। अब इस तरह करने के बाद आपके पास ये रेशो 2/100 रेशो 4/10 आ गया। फिर आप क्या करेंगे, फिर इसकी ये आपके पास ऐसा होगा कि यहाँ से आप इन एक एक ज़ीरो को काट कर दें और आपके पास आ जाएगा 2/10 एंड रेशो 4 आ जाएगा। अब उसके बाद फर्दर आप आगे चलेंगे तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 10 क्या है, दोनों का एलसीएम आ रहा है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल होल नंबर में आ जाएगा। जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो जब इधर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 10 करेंगे, तो ये 10 10 से कैंसिल हो जाएगा। इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 4 ज़ार 40 आ जाएगा, तो 240 जो है वो आपके पास इधर आंसर में आएगा 240। तो 240 जब आ जाएगा तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 2 के टेबल से काट कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा 120। तो 120 वाला आंसर ठीक होगा। इसको आपने ख़ुद भी सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर तो आंसर डिफरेंट आता है तो फिर मुझे बताइएगा, आप लोग कमेंट्स में भी बता सकते हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग वहाँ पे डिस्कशन ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं इस पॉइंट को। नेक्स्ट देखते हैं। वीडियो बनाते वक्त एक्चुअली मुझे थोड़ी सी जल्दी होती है कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो,
तो इसलिए जो है हो सकता है कि कुछ बोलने में ऊपर नीचे हो जाए, तो वो आप लोग कवर कर लिया करें जी। नेक्स्ट देखें, प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने दिए हुए हैं यहाँ पे आपको 1/4:1/6, इसको आपने खुद सॉल्व करना है, ठीक है। इसको सिंपल रेशो में लेके आना है, मीन के रिड्यूस फॉर्म में लेके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5/2/3, इसको भी सिंप्लीफाई करना है। नेक्स्ट है जी 0.2:0.4:0.6, इसको भी सिंप्लीफाई करना है। और नेक्स्ट है 4002:40, इसको भी सिंप्लीफाई करना है। और लास्ट में 72:48, ये सारे सिंप्लीफाई करने वाले क्वेश्चन से। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फाइंड कॉन्टिन्यूड रेशो। कॉन्टिन्यूड रेशो फाइंड करनी है, ये भी आपने प्रैक्टिस करनी है खुद से, और इनका सोल्यूशन जो है वो आपने डिस्कशन ग्रुप में सेंड करना है, या फिर आप प्राइवेटली मुझे भी सेंड कर सकते हैं। फिर जो वो सोल्यूशंस आप लोग सेंड करेंगे ना, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके पास पूरा हफ्ता होगा, मीन के ये अब मंडे को हमारा लेक्चर हो रहा है, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मंडे को नेक्स्ट मैथ का लेक्चर होगा। लेकिन संडे को चूँकि टेस्ट भी होगा आप लोगों का, तो टेस्ट से पहले पहले आप लोगों ने इसको कवर करना होगा। तो आप लोगों ने ऐसे करना है, फ्राइडे तक मुझे इसका होमवर्क सबमिट करवा देना है, तो फिर मैं क्वेश्चंस चेक करके आपको बता दूंगी कि आपके क्वेश्चंस ठीक हैं या रॉन्ग हैं, या जो भी होगा उसको डिस्कस कर लेंगे। बल्कि फ्राइडे की बजाय थर्सडे को कर लें, क्योंकि फिर डिस्कशन में भी थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो थर्सडे को आप लोगों ने इंशाल्लाह ताला अपना होमवर्क सबमिट करवाना है, किसी पेपर पे, किसी कॉपी पे सॉल्व करके उसकी पिक्स बना के आप लोगों ने मुझे प्राइवेटली सेंड कर देनी है व्हाट्सएप में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है A/B 1:2 है और B/C 2:3 है। ABC हमने फाइंड करना है। ऊपर वाले मेथड के अकॉर्डिंग अगर हम इसे अप्लाई करके देखें, तो हाँ, मैंने साइड पे यहाँ पे इसको सॉल्व किया हुआ है। A/B/C लिखेंगे। AB जो थी वो आपके पास 1:2 थी, तो यहाँ पे A के नीचे 1 लिखा, B के नीचे 2 लिखा, फिर 2:3 है तो B के नीचे 2 और C के नीचे 3 लिखेंगे। फिर इसको उसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे जैसे मैंने आपको ऊपर मेथड बताया। आपने क्या करना है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 2 2 हो जाएगा, इधर आ जाएगा 2 2 2 4 हो जाएगा, एंड 2 3 6 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें, 2 के टेबल से कट कर दें तो 1 2 एंड 3 आंसर आ जाएगा जी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन हैं। ये इसी तरह मीन के कॉन्टिन्यूड रेशो आपने फाइंड करनी है। कॉन्टिन्यूड रेशो में हम कह रहे थे A/B/C फाइंड करनी है, तो आपने A/C यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन में पूछा हुआ है A/C। तो आपने क्या करना है, पहले A, B और C की रेशो निकाल लेनी है, तो उसमें A और C वाला जो आंसर होगा उसी को जस्ट नीचे लिख के और साथ में A/C लिख देना, तो वो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व करना है, PQ की रेशो 1:2 है और QR की 1:2 है, इसकी भी 1:2 है। PQR मालूम करना है, ये भी सेम वही मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है कि इन अ मैथ्स टेस्ट ज़ारा, मोना एंड कोमल गॉट मार्क्स इन द रेशो। यहाँ पे आपको रेशो, ठीक है, रेशो बताई हुई है ज़ारा और मोना की 4:5 और मोना और कोमल की 4:3 बताई हुई है। आपने जो है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे उन्होंने कंटिन्यूड रेशो पूछी है आपसे ज़ारा, मोना और कोमल की, तो इनकी जो है वो आप लोगों ने सीक्वेंस में ख्याल करना है कि आगे पीछे ना हो, ताकि आपका आंसर ठीक से निकल आए। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, अली एंड इकबाल गॉट प्रॉफिट इन बिजनेस इन द रेशो 5:4। अली और इकबाल का जो प्रॉफिट की रेशो है वो 5:4 है। अली और ताहा की जो है वो 8:9 है। आपने क्या करना है, आपने फाइंड करनी है प्रॉफिट की रेशो अमंग ताहा एंड इकबाल। ताहा और इकबाल की रेशो आपने फाइंड करनी है कि उन्हें कितना प्रॉफिट हुआ है। नेक्स्ट जी, प्रोपोर्शन क्या होता है, प्रोपोर्शन द रिलेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू रेशोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। मीन के हमारे पास 2 रेशोज हैं, एक 1:2, एक ये रेशो है और दूसरी 2:4 रेशो है। इन दोनों के दरमियान ये जो हमने इक्वल का साइन लगा दिया, अगर तो ये दोनों जैसे मैंने पीछे आपको बताया था इक्वल रेशोज़ के बारे में, तो वहाँ पे हमें पता है ये सिंपल है इसमें। हाँ, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि अगर कोई भी रेशो है और उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास पहले वाली रेशो वाला आंसर आ जाता है, तो इट्स मीन कि वो दोनों आपस में इक्वल हैं। तो अगर तो वो दोनों इक्वल हैं तो इस रिलेशन को हम, इस सारे रिलेशन को क्या कहेंगे, प्रोपोर्शन कहेंगे। और इस इक्वल की जगह पे हम 4 डॉट्स लगा देते हैं इस तरह करके, मीन के 2 प्रोपोर्शंस लगा देते हैं इस तरह, और फिर एक और प्रोपोर्शन सॉरी 2 रेशोज़ लगाएंगे तो एक प्रोपोर्शन बनेगा। तो एक जो है ये आपके पास प्रोपोर्शनल का साइन है, आप इक्वल की जगह पे ये 4 डॉट्स पुट कर सकते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे बताया मैंने कि इक्वलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, कप्स और उनकी कॉस्ट है। मीन के आपके पास 1:2 में कप्स हैं, मीन के एक कप जो है वो 50 रुपीज़ का है, तो दूसरा 2 कप कितने के होंगे, 100 के होंगे। अब उनकी दोनों 2 कप्स के दरमियान रेशो है और 2 उनकी कीमत के दरमियान रेशो है, तो ये दोनों इक्वल हैं। जैसे कि आपको पता है कि 1 कप की कीमत अगर 50 है तो 2 कप की कितनी होगी, 100 होगी। तो यहाँ पे भी इक्वलिटी की वजह से हम क्या कहेंगे कि ये एक प्रोपोर्शनल का रिलेशन हो जाता है हमारे पास। या फिर हम इस तरह लिखेंगे, इसकी इक्वलिटी को, इक्वल के साइन को ख़त्म करके यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन लगा दें। इसको हम ऐसे पढ़ेंगे 1:2 इज़ प्रोपोर्शनल टू 50:100, ठीक है।
नेक्स्ट जी हमारे पास आ गया कि हमने यहाँ तक तो सीख लिया कि हम किस तरह से शो करते हैं प्रोपोर्शन को। अब हम ये देखते हैं कि प्रोपोर्शनल में जो हमारे पास प्रोपोर्शनल्स दिए हुए होते हैं, मीन के जहाँ पे जो आपके पास क्वांटिटीज़ सारी दी हुई हैं दो रेशोज़ की अलग-अलग, उनको हम क्या कहते हैं? ए रेशो बी है, फिर प्रोपोर्शनल साइन है और फिर प्रोपोर्शनलिटी साइन के बाद सी रेशो डी है। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि जो सेंटर वाली 2 क्वांटिटीज़ होती हैं उनको हम मीन कहते हैं, और जो बिल्कुल साइड्स वाली होती हैं, मीन के जो एक्सट्रीम्स पे होती हैं उनको हम एक्सट्रीम्स कहते हैं। ठीक है? सेंटर वाली को मीन, सेंटर वाली 2 क्वांटिटीज़ को और साइड वाली 2 क्वांटिटीज़ को हम एक्सट्रीम्स कहते हैं। वी कैन वेरीफाई इक्वालिटी एज़, इक्वालिटी को हम किस तरह वेरीफाई कर सकते हैं? हम मीन्स को आपस में ज़रब दे दें और एक्सट्रीम्स को आपस में ज़रब दे दें। तो अगर इन दोनों को ज़रब देने से जो आंसर आ रहा है वो, और लास्ट वाली दोनों को ज़रब देने से, मीन के एक्सट्रीम को ज़रब देने से जो आंसर आ रहा है वो अगर हमारे पास इक्वल है, तो इट्स मीन कि हमारी जो रेशोज़ थी वो वाक़ई इक्वल हैं, प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पे ये फार्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लाई हासिल ज़रब। अगर हम ज़रब करते हैं मीन का और एक्सट्रीम्स का, तो आंसर हमारे पास इक्वल आना चाहिए। ये प्रोपोर्शंस को या ठीक है, प्रोपोर्शंस को जो है वो वेरीफाई करने का मेथड है। वेरीफाई इफ़ 2:5 एंड 6:15 आर इन प्रोपोर्शन और नॉट। अब हमने वेरीफाई करना है कि 2:5 जो है, ये वाली रेशो जो है वो इस रेशो के इक्वल है या नहीं है, ये दोनों प्रोपोर्शन में हैं या नहीं है। तो आप उसी तरह लिखेंगे 2:5, फिर आप इधर जो है साइन लगाएंगे प्रोपोर्शन का, 6:15 लिखेंगे, फिर आप मीन्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सट्रीम्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मीन हमारे पास 5 6 थी, तो 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और एक्सट्रीम 15 2 थी, तो 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर आपके पास आंसर आ जाएगा 30 इज इक्वल टू 30। 5 6 आर 30 एंड 15 2 आर 30। तो ये प्रूव हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 1 3 6। 1 3 और 6 जो है वो हमें 3 प्रोपोर्शनल्स दिए हुए हैं, आपने फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। सॉल्यूशन इसका क्या है कि हम फर्स्ट कर लेते हैं कि हमारे पास फोर्थ प्रोपोर्शनल एक्स है, तो आप 1 3 लिखेंगे इस साइड पे और 6 रेशो एक्स लिखेंगे दूसरी साइड पे। अब मीन्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लें आप। 3 और 6 मीन थी, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, और 1 और एक्स जो है वो एक्सट्रीम्स हैं, तो एक्स का जस्ट एक्स ही आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होके। तो 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आंसर आ जाएगा, जो कि फोर्थ प्रोपोर्शनल होगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी, फाइंड मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 1 एंड 9। तो अब मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है ना, पहले तो एक्सट्रीम पूछा, तो एक्सट्रीम वाला तो बिल्कुल लास्ट वाला होता है, मीन वाले ये सेंटर वाले 2 होंगे। ठीक है? तो मीन फाइंड करने के लिए आप सेंटर में दोनों जगह पे एक्स पुट करेंगे और एक्सट्रीम्स पे फिर 1 और 9 को राइट करेंगे। एक एक्सट्रीम पे 1 को और एक दूसरे एक्सट्रीम पे 9 को राइट करेंगे। अब मीन्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 9 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए आप जज़र ले लेंगे। ठीक है? स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट लें और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लें। यहाँ पे स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स आ जाएगा, और 9 का आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपके पास 3 आता है, क्योंकि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो तब 9 होता है। 3 3 ज़ार 9 होता है, तो आपके पास एक्स 3 आ जाएगा। मीन के ये जो दोनों मीन्स हैं यहाँ पे 3 है। और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, विच रेशो इज़ ग्रेटर, 4:5 या 7:10। इनमें से कौन सी रेशो जो है वो बड़ी है और कौन सी छोटी है? इसको चेक करने के लिए स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि जो आपके पास रेशोज़ गिवन हैं, आपने उनको मल्टीप्लाई करना है किस तरह से, मीन्स को आपस में और एक्सट्रीम्स को आपस में। सेम वही वाला मेथड है, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपके पास जो है मीन और एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आ जाएगा, 4 10 ज़ार 40 आ जाएगा, और 5 7 ज़ार 35 आ जाएगा। तो कौन सी रेशो बड़ी है? 40 वाली बड़ी है ना, तो 40 इज़ ग्रेटर देन 35, तो 40 ग्रेटर है, तो आपके पास 4 5 वाली रेशो जो है, 40 मीन 4 वाली साइड जो है वो बड़ी होगी, और 7 वाली जो है वो छोटी होगी, 7 10 वाली। तो इस तरह से आप लोगों ने याद रखना है कि जब भी आपको कंपैरिजन आ जाए, दो रेशोज़ को आपस में कंपेयर करना हो कि कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी है, तो आपने मीन्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, एक्सट्रीम्स को आपस में, और फिर जो है वो जो एक्सट्रीम वाली साइड है, मीन के जहाँ से हम स्टार्ट ले रहे हैं ना, यहाँ से दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो ये 4 है, तो 4 को आपने 4 से याद रखना है कि ये इस वाली रेशो के लिए 4 आप शो करेंगे और दूसरी वाली रेशो के लिए 7। तो 4 से आपने 10 को मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास 40 आंसर आया। जो 40 आंसर आया वो 4 वाले का आ रहा था, तो 4 5 वाली रेशो आप इस साइड पे लेंगे। मतलब सिंपल सी बात है कि एक्सट्रीम को एक्सट्रीम से मल्टीप्लाई करना है, इसको कंफ्यूज नहीं करना, और मीन को मीन से करना है। कर लिया, उसके बाद आप देखेंगे कि जो आपके पास लेफ्ट साइड पे आ रहा है ना आंसर, मीन के 40 आ रहा था लेफ्ट साइड पे, तो वो लेफ्ट वाली रेशो के लिए होगा, और जो राइट साइड पे आ रहा है वो 35 आ रहा है, तो वो राइट वाली रेशो के लिए होगा। इस तरह कंपेयर करना ईजी हो जाएगा, वरना आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये कैसे मीन के मीन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और एक्सट्रीम को कर रहे हैं, तो फिर इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन इस तरह क्रिएट हो सकती है कि ये इसके एक पार्ट है और एक इसका है, दूसरी रेशो का है, मतलब दोनों रेशोज़ के एक एक पार्ट को, इसी तरह एक्सट्रीम में से एक उसका पार्ट है, एक उसका पार्ट है, इस तरह मल्टीप्लाई करें, तो
आपने याद रखना है कि एक्सट्रीम वाले आंसर को आपने लेफ्ट साइड पे लिखना है और मीन वाले आंसर को राइट साइड पे लिखना है, और जो फिर राइट वाला होगा वो राइट रेशो को शो करेगा मीन के ये आंसर जो है, और लेफ्ट वाला जो होगा वो लेफ्ट को शो करेगा, तो फिर आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी जी। नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, यहाँ पे प्रैक्टिस आपने करनी है क्वेश्चंस की। पहले एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, सेम उसी तरह करेंगे जैसे मैंने ऊपर आपको बता दिया, इसमें भी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीन प्रोपोर्शन फाइंड करनी है, वो भी अभी हमने की है। फोर्थ प्रोपोर्शन, वो भी एक क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट यूनिटरी मेथड है। यूनिटरी मेथड का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स कि अब अगर आपको एक चीज़ की कीमत मालूम करनी है और आपको ज़्यादा चीज़ों की कीमत बताई हुई है, तो फिर आप एक चीज़ की कीमत भी निकाल सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो है वो एक चीज़ की कीमत बताई हुई है और आपने ज़्यादा की मालूम करनी है, तो फिर भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 फार्मूले लिख दिए हैं, इन फार्मूलों को आप याद रखें तो आपको जो है वो ईज़ी लगेगा। ये है प्राइस ऑफ वन आइटम। अगर आपने एक चीज़ की कीमत निकालनी है तो आपने क्या करना है, आपको ज़्यादा सारी चीज़ों की कीमत दी हुई होगी, प्राइस ऑफ मैनी आइटम्स गिवन होगी, तो जितनी चीज़ों की कीमत ऊपर दी हुई है नीचे उनकी तादाद से उसको तकसीम कर देना है उनकी कीमत को, तो आपके पास जो है वो एक चीज़ की कीमत आ जाएगी। दूसरा फार्मूला ये है कि प्राइस, अगर आपने प्राइस निकालनी है ऑल थिंग्स की, जितनी भी चीज़ें दी हुई हैं उस सब की कीमत मालूम करनी है और एक चीज़ की दी हुई है, तो आपने एक चीज़ वाली कीमत को उनकी टोटल स्ट्रेंथ से, टोटल तादाद से मल्टीप्लाई कर देना है। लेट्स सपोज कि आप एक बॉल पेन लेते हैं और जो आपने बॉल पेन लिया है वो 10 रुपए का है, एक बॉल पेन 10 रुपए का है, आपने जो है वो 10 बॉल पेन की कीमत निकालनी है। मीन कि ये वाला सेकंड वाला फार्मूला लगाएंगे, 10 की निकालनी है, एक जो था वो 10 रुपए का था और 10 की आपने निकालनी है, तो 10 इधर जो है वो कीमत आ जाएगी एक की, और 10 उनकी तादाद है, 10 को 10 से ज़रब देंगे तो 100 आ जाएगा आंसर। इसी तरह ऊपर वाले फार्मूले में अगर हम अप्लाई करें कोई भी वैल्यू, लेट्स सपोज कि आपने जो है वो एक बुक लेनी है और एक बुक की कीमत मालूम करनी है, और ज़्यादा सारी बुक्स को आपको दी हुई है, आपको जो है वो प्राइस दी हुई है 1000, और आपको पास जो है वो टोटल कितनी बुक्स हैं, टोटल आपके पास 2 बुक्स हैं, ठीक है। नीचे स्ट्रेंथ लिखेंगे 2, 2 को 1000 को 2 से डिवाइड करें आप, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 500, तो मीन के जो 500 होगा वो प्राइस होगी 1 बुक की। इस तरह से आप ये दोनों फार्मूले अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए मैंने। क्वेश्चन नंबर 1 है द कॉस्ट ऑफ 20 चेयर्स इज़ इतनी, ये आपको बताई हुई है, आर एस 7240, 20 कुर्सियों की कीमत 7240 रुपये है, और इसी तरह आपने एक कुर्सी की कीमत मालूम करनी है। एक की मालूम करने के लिए फर्स्ट वाला फार्मूला लगाएंगे, जो टोटल कीमत आपको बताई हुई है टोटल तादाद से आप तकसीम करें, या ठीक है बट्टे में लिख लें या तकसीम की फॉर्म में लिख लें। जब आप तकसीम कर लेंगे तो जो आपके पास आंसर आ जाएगा वो एक कुर्सी की कीमत होगी। इसी तरह एक पेन की कीमत 70 रुपीज़ बताई हुई है, आपने 5 पेन्स की मालूम करनी है, तो इसमें सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। मीन के एक चीज़ की कीमत निकालने के लिए आपने डिवाइड करना होता है और ज़्यादा चीज़ों की कीमत मालूम करने के लिए आपने मल्टीप्लाई करना होता है। नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हैं, ये क्वेश्चंस मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दूँगी, रीड में नहीं कर रही अब। इनको आप लोगों ने अच्छे से देख लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और उधर से नोट्स भी इंशाल्लाह ताला मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाती है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होती है, एक ऐसा रिलेशन होता है कि उसमें अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है, ये ऊपर की तरफ जो मैंने एरो लगाया इट्स मीन के इंक्रीज़ हो रही है, एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ेगी, और इसी तरह अगर एक क्वांटिटी कम हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी कम होगी। इसको हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। यहाँ पे लिख लेना है रिस्पेक्टिवली, लास्ट में प्रोपोर्शन के बाद रिस्पेक्टिवली, L and Y रिस्पेक्टिवली, ठीक है। मीन अगर एक बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक कम हो रही है तो दूसरी भी उसी रेशो से कम होगी, तो ये इसको हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन के कुछ क्वेश्चन देखें तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। अ मैन अर्न 7500 रुपीज़ इन 2 वीक्स। एक आदमी जो है वो 7500 रुपये कमाता है 2 हफ्तों में। वाट ही विल अर्न इन 2 डेज़। वो 2 दिनों में कितने रुपए कमाएगा। अगर वो एक हफ्ते में 6 दिन काम करता है, 2 हफ्तों में वो कर रहा है ना, 2 हफ्तों में 7500 रुपये कमा रहा है, एक हफ्ते में 6 दिन काम करेगा, 2 हफ्तों में कितने दिन काम करेगा, 12 दिन काम करेगा, 12 दिन में वो कितने कमा रहा है, 7500 रुपये कमा रहा है। एक दिन में कितने कमाएगा, एक दिन में निकालने के लिए आपको सिंपल पता है कि आप 12 से उसे तकसीम कर देंगे, तो 7500 को 12 से आप तकसीम करेंगे। यहाँ पे 7500/12 लिख दें, लेकिन फ़िलहाल इसको डिवाइड ना करें, क्योंकि आप MCQs के लिहाज से तैयारी कर रहे हैं ना, आपने सब्जेक्टिव तो नहीं करना, ऑब्जेक्टिव करना है, तो आपने सिंपली जो है बटे की फॉर्म में लिख लेना है। अगर डिवाइड करने बैठ जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा कैलकुलेशन में, तो उस टाइम को वेस्ट करने से बचाने के लिए आपने 7500/12
बटा 12 उसी तरह लिख लिया। आपने जो है वो 2 दिन का निकालना था तो ज़रब 2 लिखेंगे ना, अब इसको सिंप्लीफाई करना ईजी हो जाएगा। 2 के पहाड़े से काटें, 2 एकम 2 हो जाएगा और 2 6 12 हो जाएगा। फिर 6 के पहाड़े से काटें तो यहाँ पे ऊपर जो है 6 एकम 6 होगा, 7 था, 1 बच जाएगा, 15 बन जाएगा। 6 2 12, फिर 3 बच गया, आगे 30 बन जाएगा। 6 5 30 और आगे एक ज़ीरो पड़ा हुआ है तो 12 50, ये 1250 जो है वो रुपये कमाएगा 2 दिन में। नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं, 1 2 और 3। इन क्वेश्चंस को आपने खुद करना है, ये आपका होमवर्क होगा। और नेक्स्ट आ जाते हैं जी इनडायरेक्ट या इनवर्स प्रोपोर्शन पे। रिलेशन इन विच वन क्वांटिटी इंक्रीजेज बाय डिक्रीजिंग अदर एंड डिक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग अदर। इसमें जो है वो उलट रिलेशन होगा कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी कम होगी, और अगर एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी बढ़ेगी। इसको हम इनवर्स या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये है कि इफ़ अ मशीन स्टार्ट्स वर्किंग इन 45 मिनट्स एट अ टेम्परेचर ऑफ 60 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर एक मशीन जो है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जब उसको ऑपरेट करवाया जाता है तो वो 45 मिनट में कोई काम करती है। हाउ मैनी मिनट्स इट विल टेक टू वर्क एट 75 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर 60 की बजाय अगर हम 75 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कर दें, टेम्परेचर को बढ़ा दें, तो वो कितने मिनट लगाएगी काम करने में। पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है कि 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था। याद रखना है ये कि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो काम जल्दी हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे। जैसे आप कुकिंग की एग्जांपल ले लें, कोई चीज़ आप पका रहे होते हैं, आप आग ज़्यादा जलाते हैं तो वो चीज़ जल्दी पक जाती है, इवन कि जल भी जाती है। ठीक है, तो टेम्परेचर ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे तो टाइम कम लगेगा उस काम के होने में। एक तो ये बात याद रखनी है। अब जो है 45 मिनट्स जब लग रहे थे 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो अब 75 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हमने बढ़ाया है तो 45 से कम मिनट लगेंगे। अब ये क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि एक चीज़ बढ़ रही है, यानी टेम्परेचर 60 से 75 हो रहा है तो मिनट 45 से कम होंगे यकीनन। तो इस वजह से ये आपके पास इनडायरेक्ट या इनवर्स प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? इसको जो आप इस तरह से सॉल्व करेंगे कि आपने जो है वो मिनट्स फाइंड करने हैं ना, कि कितने मिनट्स लगेंगे। तो 45 मिनट्स, जब 45 मिनट में 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो मशीन जो है ऑपरेट कर रही थी, तो 1 मिनट में कितनी डिग्री सेंटीग्रेड पे ऑपरेट करेगी। अब इसमें आपने सिंपली जो है 45 को 60 से मल्टीप्लाई कर देना है। 1 मिनट तो बहुत कम टाइम है ना, तो 1 मिनट में वो जब काम करेगी तो उसे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए होगा। इस वजह से आपने 45 को 60 से मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई फिर आपने कैलकुलेशन नहीं करनी, सिंपल आपने मल्टीप्लाई के साइन के साथ इसको राइट कर लेना है। फिर 75 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए निकालना था तो इससे डिवाइड करेंगे। अब डिवीजन करना ईजी हो जाएगा, अब कटिंग हो जाएगी यहाँ पे आसानी से। अब 15 के पहाड़े से काट दें 45 और 75 को, 15 3 45 होगा और 15 5 75 हो जाएगा। ठीक है, नीचे 5 आ जाएगा। 3 ज़रब 60 करेंगे बटा 5 करेंगे। अब 5 के पहाड़ से काट दें, 5 एकम 5 हो जाएगा और 5 2 10 हो जाएगा 12, तो 3 को 12 से ज़रब दे दें तो 36 मिनट लगेंगे 75 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब मशीन ऑपरेट करेगी। तो नेक्स्ट ये हमारे पास प्रैक्टिस के क्वेश्चन आ जाते हैं। ये आपके पास प्रैक्टिस के क्वेश्चन हैं 1 2 एंड 3। और नेक्स्ट हमारे पास कुछ कन्वर्जन्स हैं। अच्छा, यहाँ पे ना एक बहुत आसान सी बात, एक ट्रिक बता दूँ मैं आप लोगों को डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जब हमने किया है ना काम सारा, तो डायरेक्ट में आपने क्या किया, पहले बटे में लिखा है वैल्यूज़ को और बाद में ज़रब दिया है। ठीक है, ये बेशक आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें, मेरी बात को गौर से सुन लें कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में पहले तकसीम करेंगे, बाद में ज़रब देंगे। और तकसीम के लिए आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली बटे में लिखें और अगले स्टेप में ज़रब लिख के जो क्वांटिटी लिखनी है वो लिखें, फिर आप कटिंग करना आसान हो जाता है और फिर वो बहुत आसानी से आंसर निकल आता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है कि डायरेक्ट में पहले तकसीम फिर ज़रब, और इनवर्स प्रोपोर्शन में जब हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया तो हमने क्या किया कि पहले ज़रब दी है और बाद में तकसीम किया है। यहाँ पे बाद में बटे में हम लेके आए हैं नेक्स्ट वाली वैल्यू को। तो ये दोनों पॉइंट अगर आप अपने माइंड में रखेंगे तो जो होमवर्क के लिए मैं क्वेश्चंस दे रही हूँ वो आपको करने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। नेक्स्ट ये कन्वर्जन देखें तो 1 घंटा, घंटों को जब हम मिनटों में तब्दील करेंगे। अच्छा, कन्वर्जन में भी आपने एक बात बहुत अच्छे से अपने जहन में बिठा लें। वैसे तो आप लोगों को, साइंस स्टूडेंट्स को आइडिया होगा इस चीज़ का कि जब हम किसी बड़े यूनिट को, ठीक है, बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में चेंज करते हैं, बड़े यूनिट को छोटे, ये जो ऊपर की तरफ मैं एरो लगा रही हूँ तो इट्स मीन कि ये चीज़ बड़ी है और नीचे की तरफ मीन कि छोटी है। ठीक है, बड़े यूनिट को जब हम छोटे यूनिट में चेंज करते हैं तो हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे उनका रिलेशन पहले देख लेंगे कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। घंटा जो है वो बड़ा यूनिट है, मिनट जो है वो छोटा है। घंटे को जब मिनट में तब्दील करेंगे तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ज़रब देनी है। जब भी बड़े यूनिट को छोटे में तब्दील करेंगे तो आप मल्टीप्लाई करेंगे। 2 घंटों को मिनटों में तब्दील करना है। यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने लिखा है, जस्ट समझाने के लिए एक एग्जांपल लिखी है। तो आप क्या करेंगे, 60 से ज़रब देंगे तो 120 मिनट आ जाएंगे। लेकिन अगर आप छोटे यूनिट को बड़े में तब्दील करेंगे, यानी कि पीछे की तरफ आएँ कि जो छोटा यूनिट था, छोटे यूनिट को आपने बड़े में तब्दील करना है, तो आपने क्या करना है, तकसीम करना है।
ठीक है, वही वैल्यू मीन कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो घंटों को मिनटों में तब्दील करने के लिए तो आप ज़रब दे रहे थे, लेकिन मिनटों को घंटों में तब्दील करने के लिए आप 60 से तकसीम करेंगे। जैसे अगर आपके पास जो है वो मिनट 180 हैं और आपने उनको घंटों में तब्दील करने हैं, तो बटा 60 करेंगे, मीन तकसीम करेंगे, 0 0 से कट जाएगा और 6 3 18, 3 घंटे आ जाएंगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास मिनट और सेकंड है, मिनट बड़े हैं और सेकंड छोटा यूनिट है। बड़े को छोटे में तब्दील करने के लिए ज़रब देंगे 60 से, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो है वो सेकंड को मिनट में करना है, तो उसका उलट हो जाएगा, तकसीम करेंगे यहाँ पे। फिर घंटों को सेकंड में करना है, तो 1 घंटे में 60 मिनट और फिर 1 मिनट में 60 सेकंड। तो अब आप 2 बार 60 से मल्टीप्लाई करें या फिर एक ही बार 3600 से। 60 को 60 से ज़रब देना तो आपके पास 3600 आ जाता है। तो 2 घंटे थे, उनको सेकंड में तब्दील करना है, तो आप 3600 से ज़रब देंगे तो 7200 आपके पास सेकंड में आंसर आ जाएगा, क्योंकि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। नेक्स्ट जी, सेकंड को घंटों में करना है, तो उलट हो जाएगा। पहले ज़रब दे रहे थे, अब छोटे यूनिट को बड़े में करना है, तो तकसीम कर लेंगे। 2 0 से कट जाएंगी और फिर इसकी कटिंग करेंगे तो 5 घंटे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जी हमारे पास है 1 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में तब्दील करना है, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 2 किलोमीटर में कितने होंगे? 2 को 1000 से ज़रब देंगे, 2000 मीटर हो जाएगा। अब मीटर को किलोमीटर में कर रहे हैं, मीन छोटे यूनिट को बड़े में कर रहे हैं, तो तकसीम 1000 कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है मीटर को सेंटीमीटर में करना है, तो 1 मीटर में जो है 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 2 मीटर में कितने होंगे? 2 को 100 से ज़रब देंगे। सेंटीमीटर को मीटर में करना है, तो उलट करेंगे, तकसीम कर देंगे, छोटे यूनिट को बड़े में। सेंटीमीटर को मिलीमीटर में करना है, तो ज़रब देंगे आप। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में करना है, तो तकसीम करेंगे, लेकिन किससे ज़रब देंगे, किससे तकसीम करेंगे, ये चीज़ आपको याद होगी तो फिर ही समझ आएगी ना, कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर है और 1 मिलीमीटर बराबर होगा 1/10 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था, और इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है? एक क्वेश्चन आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ कि लेट्स सपोज आपके पास जी घंटे बताए हुए हैं, 6 घंटे बताए हुए हैं और साथ में जो है वो 3 मिनट बताए हुए हैं, ठीक है। और ये कहा है कि आपने इनको मिनट में तब्दील करना है, 6 घंटे और 3 मिनट को। 6 घंटों को तो आप मिनटों में तब्दील करेंगे ना, तो ज़रब 60 कर देंगे, क्योंकि बड़ा यूनिट है, बड़े को छोटे में तब्दील करना है। 60 से ज़रब देंगे, 6 6 36 आ जाएगा, और 7 वाला साथ में, 60 वाला साथ में 0 भी आ जाएगा। लेकिन ये 3 तो पहले से ही मिनट थे, इनको तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो जमा 3 कर देंगे। फिर आपके पास आंसर आ जाएगा 663, 660 में जब 3 जमा करेंगे तो, ठीक है, कुछ इस तरह से होगा। और अगर हमारे पास मिनट्स गिवन है, लेट्स सपोज कि हमें मिनट्स दिए हुए हैं, और मिनट्स हमें दिए हुए हैं 190 मिनट दिए हुए हैं, और हमें ये कहा है कि इसको जो है आप घंटों में तब्दील करें। 190 मिनटों को घंटों में तब्दील करना है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है मिनट छोटा यूनिट है और घंटे जो है वो बड़ा यूनिट है, तो बड़े छोटे को बड़े में तब्दील करने के लिए तकसीम करते हैं। सिंपली आप 60 से तकसीम करेंगे, यहाँ पे 190 को 60 से तकसीम करेंगे। 6 का पहाड़ा पढ़ें तो 6 3 18 होता है, 3 बार 60 से ज़रब, 60 को 3 से ज़रब देंगे तो हमारे पास 180 जवाब आएगा। अब नीचे 10 बच जाएंगे। अब आप लोगों ने याद रखना है कि जब इस तरह की सिचुएशन आ जाती है, तो जो ऊपर आपके पास आंसर आता है वो आपके पास होंगे घंटे, और जो नीचे आंसर आया है, जो ये बाकी बच जाता है नीचे, वो होते हैं मिनट। तो इसका आंसर ये आएगा 3 घंटे 10 मिनट। 190 मिनट को जब घंटों में तब्दील किया, तो आपके पास 3 घंटे और 10 मिनट जवाब आएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को कन्वर्जन्स और ये सारे मेथड्स याद हो जाएंगे, समझ आ जाएगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट्स में पूछ लें, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कशन में पूछ सकते हैं, या प्राइवेटली मुझसे भी पूछ सकते हैं। जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।